गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग 2020 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2020 के जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उन पर पूरा डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज हमेशा से ही यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए हमेशा से उपयोगी रहा है। किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाएगा कि 2020 में इस क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है, या पूछ लेगा कि किस काम के लिए मिला है, या किस देश के नागरिकों को मिला है, या मैचिंग में क्वेश्चंस को पूछ सकता है, या उसके इंटर जिस क्षेत्र में मिला है उस पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र काफी ही जो है वो कल्याणकारी होता है और उसका पूरे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कस करेंगे। लेट्स क्रैक यूपीसीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होता है। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एसेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो जल्दी से जिन लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें और इस प्रकार के जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वो प्राप्त करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाने से आपको कई फायदे हो सकते हैं। एक तो आपको मेरे द्वारा जो सेंड की जाती है पीडीएफ वो प्रॉपर आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ मेरे जो है वो अपकमिंग जो कोर्सेज हैं या जो लेक्चर हैं या जो सेशन है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। या आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या आपके कोई डाउट्स हैं वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और ये नीचे मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है जो स्पेशल क्लास के लिए है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप कोर्सेज कर सकते हैं और मेरे अपकमिंग और मेरे जो लास्ट में जो मैंने जो कंप्लीट जो कोर्स है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कई टॉप एजुकेटर से पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी सीएससी हिंदी के लिए बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस हैं जिसका अलग अलग कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसको आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी समरी, आर्ट एंड कल्चर, आंसर राइटिंग। अनअकैडमी के दो तरह के आपके पास कोर्सेज हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, प्लस सब्सक्रिप्शंस और आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है। ये 1 मंथ से लेकर के 3 साल के अलग अलग कोर्सेज हैं। 1 मंथ की जो फी आपकी है वो 9000 रुपीज़ की है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ 1 ईयर का कोर्स आप जरूर लें। 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन आपका 49,500 का है। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, डाउट क्लियर करने का, आंसर राइटिंग करने का, सारा कुछ आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। अगर इस कोर्स को मेरे रेफरल कोड SS01 से आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 44,550 की हो जाएगी। वहीं पर आइकॉनिक कोर्स जो है वो 3 तरह के हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। आइकॉनिक कोर्स में प्लस फैसिलिटी के साथ साथ आपको पर्सनल कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी प्लानर आपको दिया जाता है और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक कराया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको जो है आइकॉनिक में मिलती है। इसकी 1 ईयर की फीस 69,500 है। इसको अगर आप रेफरल कोड SS01 से सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 62,550 की हो जाएगी। तो जल्दी से आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी सिलेक्ट करिए और उसको सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपने ये देखा होगा 6 दिसंबर को अनअकैडमी कॉम्बैट की तरफ से एक कंटेस्ट स्टार्ट किया गया है। इस कंटेस्ट में कोई भी भाग ले सकता है। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको रेफरल कोड SS01 डालना होगा। उसके बाद आप इस कंटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। इस कंटेस्ट का जो नाम आप देखिए गेमीफाइड बैटल है।
जो यूपीएससी सीएससी के लिए बनाया गया है। इसमें हजारों स्टूडेंट जो है भाग ले सकते हैं। ये पहला जो कॉम्बैट हुआ था ये 6 दिसंबर को हुआ था सुबह 11 बजे से। इसका जो फॉर्मेट है ध्यान दीजिएगा, इसमें 45 मिनट आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चंस को करने के लिए, और इस तरह के 13 कॉम्बैट्स होंगे जिसमें से एक हो चुका है। इसमें 6 सेक्शंस होंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और सबके रिलेटिव स्कोरिंग की जाएगी। ये कंटेस्ट जो होगा वो फोर्थ नाइटली होगा, यानी कि 15 दिन पर एक होगा, अल्टरनेट संडे को होगा। जैसे 6 दिसंबर को हुआ है, अब 13 को नहीं होगा, अब 20 दिसंबर को ये फिर से होगा। तो अल्टरनेट दिन पे इसको होगा, इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी टाइम एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको एक कंपटीशन मिलेगा का माहौल मिलेगा, साथ साथ आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी बेहतर कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आपको अमेजिंग प्राइज दिए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट रैंक लाने वाले को एप्पल मैकबुक एयर दिया जाएगा, सेकंड रैंक लाने वाले को एप्पल आईपॉड मिनी दिया जाएगा, थर्ड रैंक वाले को एप्पल एयरपोर्ट दिया जाएगा, और 100 टॉप रैंक लाने वाले सभी लोगों को 1000 रुपये का अमेजन की तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो प्लीज सभी लोग इसको जो है वो खेलें और इसमें हिस्सा लें, और इस तरह के अमेजिंग प्राइज जीतने के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएं। तो ये थी आज कुछ जानकारी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन हमारा आज है नोबेल प्राइज जो 2020 में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उन पे डिस्कस हम लोग करेंगे। 2020 में दिए गए नोबेल प्राइज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल, आप यहाँ पे इनका एक चित्र देख रहे हैं, ये अल्फ्रेड नोबेल हैं, स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। इन्हीं के नाम पर जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री आप इसके बारे में जानेंगे, फिर हम आ जाएंगे 2020 में किन किन क्षेत्रों में किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस में। सबसे पहले आपको ये जानना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर एक नोबेल फाउंडेशन बनाया गया था 1901 में, और तभी से जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और स्वीडिश नोबेल जो थे वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ये जो नोबेल पुरस्कार है ये पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस या फिजियोलॉजी कह सकते हैं, और इकोनॉमी के सेक्टर में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखिएगा। इसमें एक आपको जो पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है, साथ में 10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। तो 10 लाख डॉलर की राशि और एक प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है इस पुरस्कार में, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इन्होंने अपने पूरे जीवन में 355 आविष्कार किए थे, और उसी क्रम में 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट आविष्कार करने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि वो देखते थे कि जो मजदूर वर्ग होता है वो पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ने में पूरा दिल लगा देता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन चट्टान या पहाड़ जो है टूटते नहीं है, क्योंकि उस समय विकास का क्रम शुरू हुआ था और पत्थरों को तोड़ करके सड़कें बनाना या वहां से चीजों को निकालना, खनिजों को निकालना, ये सब चीजों की शुरुआत हुई थी। और वो एक प्रकार से वो बहुत ही बेहतरीन अवसर माना जाता था। तो उसमें काफी लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, चट्टानें टूट करके किसी इंसान के ऊपर गिर जाती थी, बहुत लोग उसमें दब के मर भी जाते थे। तो इनके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा विस्फोटक बनाया जाए जिससे कि मनुष्यों को कम नुकसान हो, उनकी ऊर्जा भी कम लगे और बहुत आसानी से जो है पत्थरों को या चट्टानों को तोड़ा जा सके। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। लेकिन उन्होंने देखा कि डायनामाइट का आविष्कार आगे चल करके युद्ध में लोगों को मारने के लिए उपयोग किया जाने लगा, तो उनको बहुत ही चिंता हुई और उन्होंने बहुत ज्यादा दुख व्यक्त किया। तो अपने जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा चिंता हुई उन्होंने लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी डायनामाइट को बना करके। तो प्रायश्चित करने के लिए समझ लीजिए कि उस डायनामाइट के आविष्कार को के प्रायश्चित के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया
कि 1896 में यही महीना था, दिसंबर का महीना था, अपनी मौत के पहले अल्फ्रेड ने अपनी अकूत संपत्ति, जितनी भी उनके पास संपत्ति थी, जो भी उन्होंने कमाया था जीवन में, उसका एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान में दे दिया और ये कहा कि ये जो संपत्ति उन्हें दान की है, उस पैसे के ब्याज से, जो भी संपत्ति उन्होंने दान की है, उस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में ये देखा जाए कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मानव जाति के लिए हर वर्ष एक कल्याणकारी काम किया है, उसको जो है उसके ब्याज से जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए। ये उनका एक कॉन्सेप्ट, एक दिमाग में उनकी बात आई और उन्होंने इस काम को शुरुआत भी किया। तो उन्होंने अपना पैसा जो है वो स्वीडिश बैंक में जमा करवाया था। उसी राशि के ब्याज से आज भी नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार आज भी दिए जाते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है, तो नोबेल पुरस्कार देने से पहले नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 29 जून 1900 को की गई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई थी। तो फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत जो है 1901 से हुई थी। उस समय 1901 से लेकर के 1968 तक, या इसको 67 में कह सकते हैं, 67 तक केवल पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस, यानी कि 5 क्षेत्रों में ही जो है वो 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। ये कई बार पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। जब नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी उस समय उसमें अर्थशास्त्र को शामिल नहीं किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं 2020 में अलग अलग क्षेत्रों में 2020 में अलग अलग क्षेत्रों में किनको किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और बात आती है यहाँ पर तो मेडिकल साइंस या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। भौतिकी विज्ञान में, केमिस्ट्री में और मेडिकल साइंस या फिजियोलॉजी में अलग अलग किन किन को नोबेल प्राइज दिया गया है और किस सेक्टर में दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया है। ये दोनों चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। वैज्ञानिक कौन कौन है और उनका कार्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आपको याद रखना हो तो देश भी याद रख सकते हैं, वैसे उतनी जरूरत उसकी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 का किसका दिया गया। 2020 का जो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है, सामूहिक रूप से 3 लोगों को दिया गया था। रोजर पेंसर को दिया गया है, रोजर पेनरोज को दिया गया है, जेंजल को दिया गया है, रेनहार्ड जेंजल को दिया गया है और एंड्रिया घेज को दिया गया है। ये 3 व्यक्तियों को ध्यान रखिएगा। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को सामूहिक रूप से दिया गया है, रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड जेंजल को और एंड्रिया घेज को दिया गया है। इसमें पेनरोज का जो काम था, पेनरोज को जो दिया गया है वो आधा पुरस्कार इसका पेनरोज को मिलेगा और आधे में इन दोनों लोगों को दिया जाएगा। जेनरार्ड जेनरेल और घेज ने जो काम किया है वो ब्लैक होल और मिल्की वे गैलेक्सी के अनुसंधान पे काम करने के लिए दिया गया। इन दोनों को ब्लैक होल और मिल्की वे गैलेक्सी पर काम करने के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। जबकि पेनरोज को जो है वो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैथमेटिकल मेथड को प्रूव करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेनरोज को अलग काम के लिए दिया गया है,
जबकि जेंजेल और घेज को अलग काम के लिए दिया गया है। रोजर पेनरोज को दिया गया है आइंस्टीन के जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैथमेटिकल मेथड को जो है वो सॉल्व करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए दिया गया है, जबकि जेंजेल और घेज को ये पुरस्कार दिया गया है ब्लैक होल और मिल्की वे गैलेक्सी के अध्ययन के लिए दिया गया है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को और दूसरा भाग संयुक्त रूप से रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज को दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 2020 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजेल और एंड्रिया घेज को दिया गया है, जाएगा नहीं, दिया गया। रोजर पेनरोज को अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता करने के लिए मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए दिया गया है। यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसका उन्होंने एक मैथमेटिकल मेथड तैयार किया है, उस लिए रोजर पेनरोज को पुरस्कार दिया गया है। वहीं गैजेल और गेज को संयुक्त रूप से ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिजिक्स की अगर बात की जाए तो जब से नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया है 1901 से, तब से लेकर अब तक 113 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और 212 लोगों को फिजिक्स में अभी तक नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें जॉन बॉर्डीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जॉन बॉर्डीन को 2 बार अलग अलग कार्यों के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। जॉन बॉर्डीन को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहली बार दिया गया था ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर पे काम करने के लिए, और दूसरी बार सुपर कंडक्टिविटी पर काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो जॉन बॉर्डीन का नाम आप याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों टर्म भी इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांजिस्टर और सुपर कंडक्टिविटी। ट्रांजिस्टर के आने से संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया और सुपर कंडक्टिविटी के खोज से जो है वो सभी क्षेत्रों में विज्ञान के, खासकर फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी और इसका कल्याणकारी लाभ काफी हुआ है। तो ये आपको जॉन बॉर्डीन को याद रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें 6 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। जब से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है तब से 6 बार नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में नहीं दिया गया है। उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि वर्ल्ड वार के समय में, पहले वर्ल्ड वार और दूसरे वर्ल्ड वार के समय में 6 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि गेंजेल और गेज ने मिल्की वे के मध्य में, ये आपका मिल्की वे, हमारी जो आकाश गंगा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। तो आकाश गंगा जो हमारी है उसके मध्य के क्षेत्र में सबसे चमकीले तारों की कक्षाओं की सटीक माप की है। यानी कि मिल्की वे का जो सबसे सेंटर का जो सबसे चमकीला तारा है उसके ऑर्बिट की माप की है और उनके अध्ययनों से पता चला कि थोड़ा असामान्य प्रक्षेपण पथ एवं तारों की गति को केवल बहुत बड़े पैमाने पर किंतु अदृश्य वस्तु की उपस्थिति से समझाया जा सकता है। और ये जो बीच में जो तारा है अब उसका नाम जो है वो धनु ए या सैजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। और इस तारे का द्रव्यमान या ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक है और हमारे सौर मंडल के आकार के लगभग 1 छेद तक ये सीमित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस ए क्या है? तो सजिटेरियस ए आपका क्या है? एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो मिल्की वे के सेंटर में स्थित है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 4 मिलियन गुना अधिक है। इसकी जो है इन्होंने खोज की है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे
ये देखिए यहाँ पर, ये आपका मान लीजिए मिल्की वे है, तो इसमें देखिए बीच में देखिए यहाँ पर आपका ये सेजिटेरियस ए है, सेजिटेरियस एस होगा यहाँ, सेजिटेरियस ए है, इसी की खोज की है। ये एक प्रकार का जो है मैसिव जो है वो क्या है, ब्लैक होल है। इसका वजन जो है वो पृथ्वी सूर्य के द्रव्यमान से मिलियन टाइम्स जो है 4 मिलियन टाइम्स जो है वो ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्क्वीज इनटू अ रीजन नो बिगर देन आवर सोलर सिस्टम, और स्क्वीज कर गया है जो हमारे सोलर सिस्टम से क्या है, कम नहीं है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि सेजिटेरियस ए जो है वो 2 ब्लैक होल में से एक है, जिसकी तस्वीरों को इन्वेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के माध्यम से कैप्चर किया गया है। वैसे ब्लैक होल की फोटो लेना असंभव है, लेकिन कुछ विशेष तकनीक के द्वारा उसके मार्जिन को उसके बाहरी छोर से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जो है क्या है एकदम डार्क होता है, वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए उसकी फोटो लेना संभव नहीं होता है। तो उसको हम बाहर से उसके मार्जिन से उसकी हम फोटो ले सकते हैं। तो इसकी तस्वीर लेने के लिए हमने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का उपयोग किया है, ये भी पूछ सकता है। चूंकि ब्लैक होल कुछ भी उत्सर्जित या विकिरित नहीं करते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश को भी नहीं, इसलिए उनकी छवि को कैप्चर करने का कोई तरीका स्वाभाविक रूप से नहीं है। किंतु उनकी सीमा के बाहर, मार्जिन के बाहर का छेद, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। आपसे इवेंट होराइजन क्या होता है, तो किसी भी ब्लैक होल का जो बाहरी सीमा होती है उसको इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसमें भारी मात्रा में गैस होती है, जिसमें भारी मात्रा में गैस होती है, क्लाउड्स होते हैं, और वहां पर आयनाइज्ड गैस होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, उनकी अधिक मात्रा मौजूद होती है। और ये सभी प्रकार के किरणों यहाँ तक कि दृश्य प्रकाश का भी उत्सर्जन करते हैं। तो उसके इवेंट होराइजन रीजन से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो बिग टेलीस्कोप के एक नेटवर्क के माध्यम से वैज्ञानिकों ने क्या किया, ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के बाहर रेडिएशन को कैप्चर किया और एक छवि को पुनः बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक होल की इवेंट जब फोटो ली जाती है तो किस चीज की ली जाएगी, तो उसके इवेंट होराइजन की ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी ली जाती है, इवेंट होराइजन की फोटो ली जाती है। इवेंट होराइजन जो है तो भारी गैसों से, क्लाउड से और प्लाज्मा से बना हुआ होता है, जो विभिन्न प्रकार के रेडिएशन को और विजिबल लाइट को क्या करती है, इमिट करती है, तो उससे फोटो वो कैप्चर हो जाता है। चूंकि ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं निकलती है, इसलिए हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते हैं, वे इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं। लेकिन हमने विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है। इस तरह 2 ब्लैक होल की छवियों को कैप्चर किया गया था। हाल ही में एक ब्लैक होल जो पृथ्वी से 55 प्रकाश वर्ष यानी कि 55 लाइट ईयर दूर, मेजियर 87, याद रखिएगा मेजियर 87, जो आकाशगंगा के केंद्र में है, की छवि को वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2019 में इसको कैप्चर किया गया था। तो मेजियर 87 क्या है, तो पृथ्वी से दूर 55 प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल है जो आकाशगंगा के सेंटर में स्थित है। 2019 में इसकी खोज की गई थी, उसको मेजियर 87 के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में यूपीएससी में पूछ सकता है कि मेजियर 87 क्या है। मेजियर 87 क्या है, तो आप कहेंगे कि एक प्रकार का ये ब्लैक होल है जो पृथ्वी से 55 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हो गई आपकी फिजिक्स के बारे में। वहीं पर अगर केमिस्ट्री में आप देखते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लैक होल देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिएगा ये बीच में आपका ब्लैक होल है, सिंगुलरिटी बीच में होती है, और यहाँ पे टाइम और स्पेस दोनों जो है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसका देखिए जो सरफेस है इसको इवेंट होराइजन कहते हैं। तो इवेंट होराइजन का जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम लोग तस्वीर लेते हैं, इवेंट होराइजन की ही हम लोग तस्वीर ले सकते हैं।
यहाँ पर देखिए लाइट कोन के द्वारा दिखाया गया है, स्पेस और टाइम दोनों यहाँ पे समा जाते हैं। और ये देखिए ये आपके क्या है, इवेंट होराइजन है, क्रॉस सेक्शन किया गया है। यहाँ से इसको ऊपर से काटा गया है, इसको जो है वो क्या किया गया है, सामने से इसकी फोटो ली गई है। तो ये देखिएगा लाइट कोन जो है वो लाइट रेज फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइम को जो है शो कर रहा है। जब मैटर कोलैप्स करते हैं और एक ब्लैक होल का निर्माण करते हैं तो उस समय जो है की तस्वीर है ये। लाइट कोन जो ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हैं वो अंदर की ओर जो है मुड़ जाते हैं, अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और सिंगुलैरिटी की तरफ मुड़ जाते हैं। जो इसका जो बीच का जो सेंटर होता है ब्लैक होल का, उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। और आउटसाइड ऑब्जर्वर जो होते हैं वो रियली जो है इसको देख नहीं पाते हैं। और जो लाइट इवेंट होराइजन पे पहुंचती है उसी को केवल हम लोग जो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। जब कोई बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स कर जाता है अपनी ग्रेविटी के द्वारा तो वो एक ब्लैक होल का निर्माण करता है जो एक हैवी होता है, जो सभी चीजों को अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है इवेंट होराइजन की तरफ से। इवेंट होराइजन की तरफ से सभी चीजों को अपनी तरफ खींच, समय को भी अपनी तरफ खींच लेता है और लाइट को भी। नॉट इवन लाइट कैन escape at the event horizon, time replace shape and position only forward। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बात आपकी हो गई। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज जो है वो 2020 में इमैनुअल शारपेंची और जेनिफर डाउडना को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इमैनुअल शारपेंची और जेनिफर डाउडना को दिया गया है 2020 का नोबेल पुरस्कार। यहाँ पे इमैनुअल, इसको चारपेंची कह सकते हैं या चारपेंटायर कह सकते हैं, चारपेंटायर कह सकते हैं। और जेनिफर डाउडना को दिया गया है, दोनों फीमेल हैं। इनका जो ये पुरस्कार दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, जीनोम एडिटिंग के लिए जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। अब जीनोम एडिटिंग क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। जीनोम एडिटिंग क्या होता है, एग्जैक्टली जीनोम जो होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कह देते हैं, जीनोम कह देते हैं। तो जीनोम में यानी कि क्रोमोसोम में एडिटिंग करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे किसी को आनुवांशिक रोग है या किसी में जीन डिफेक्ट हो गया है या किसी वजह से जो है उसमें म्यूटेशन हो गया है, या हम किसी प्लांट की, किसी क्रॉप की हम वैरायटी को बेहतर करना चाहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम डेवलप करना चाहते हैं, या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एनिमल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। रिसर्च के लिए हो जाता है, मेडिकल साइंस के लिए हो जाता है, एग्रीकल्चर के लिए हो जाता है, या किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए हो सकता है। इन सब चीजों के लिए हमको जिस प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है उस प्रकार के जीन को हम या उसके सेट ऑफ क्रोमोसोम को या उसके डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं, उसकी काट छाट करते हैं और उसको अपनी सुविधा अनुसार उसको जो है वो काट पीट करके जोड़ देते हैं और उससे एक नए प्रकार का हम उससे लाभ लेते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी को जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर बेस होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, या इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, उस पर ये बेस्ड होता है। तो इसी के जैसे डीएनए को काटना है, अगर आपको एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग के लिए आपको कट और पेस्ट करना होता है। तो कट करने के लिए हमको एक सीजर चाहिए होती है, जो डीएनए को बायोलॉजिकली सीजर जो होगा, यानी कि वो केमिकल होगा जो डीएनए को काट दे पर्टिकुलर स्पेस से जहां पे हम उसको चाहते हैं। क्योंकि डीएनए बहुत छोटा होता है, उसको हम ऐसे ही मैन्युअली उसको हम टैकल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार का प्रोटीन या स्पेसिफिक प्रकार का कोई केमिकल चाहिए जो टारगेट को
जा करके डीएनए को काट सके जहां पर हमको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए इसी प्रकार के जो काटने के लिए एक सीजर का बायोलॉजिकल सीजर या इसको जेनेटिक सीजर कहते हैं, उसी की खोज के लिए जो है इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो काम क्या है इसका? जीनोम एडिटिंग के लिए, डीएनए को काटने के लिए जो कैंची है, बायोलॉजिकल कैंची या उसको हम लोग जेनेटिक सीजर कह देते हैं, उसी की खोज के लिए इसको दिया गया है। इस पुरस्कार के जरिए अक्सर उन कार्यों को सम्मानित किया जाता है जिनका आज व्यवहारिक रूप से विस्तृत उपयोग हो रहा है, जैसे आनुवांशिक कैंची, जेनेटिक सीजर। ये एक जीवन जेनेटिक कोड को फिर से लिखने के लिए एक उपकरण का काम करता है। इमैनुअल कारपेंटायर और जेनिफर डुडना ने जीन टेक्नोलॉजी के सबसे तेज उपकरणों में से एक की खोज की गई है, जिसको क्रिस्पर कैसिनो आनुवांशिक कैंची कहा जाता है। क्रिस्पर कैसिनो 9 कहते हैं इसको, आनुवांशिक कैंची है, इसकी खोज की है, जो एक जीन टेक्नोलॉजी का सबसे तेज उपकरण है। डीएनए को पर्टिकुलर प्लेस से काटने का एक केमिकल है। इस तकनीक का उपयोग करते हुए शोधकर्ता एनिमल पर, पौधों पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। ये इसकी एक अच्छाई है या इसका मेन काम ये है। क्रिस्पर कैसिनो 9 से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जीव के डीएनए को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया वगैरह हो, उस डीएनए को हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसको हम चेंज करने की हमारे अंदर क्षमता हमने विकसित कर ली है। इस तकनीक ने जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी बदलाव डाला है, लाइफ साइंस पर एक क्रांतिकारी बदलाव डाला है, नए कैंसर उपचार में योगदान दे रहा है और आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने का ये सपना सच कर रहा है। तो ये जो आपके क्रिस्पर कैसिनो 9 है, इसके लाभ क्या हैं? कैंसर के उपचार में और जेनेटिक डिजीज के उपचार में और न्यू वेराइटी के डेवलपमेंट में, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के विकास में, रिसर्च में काफी योगदान इसका दे सकते हैं। तो ये इमैनुअल कारपेंटियर और डुडना को इसीलिए नोबेल प्राइज 2020 का केमिस्ट्री में दिया गया है, जीन एडिटिंग के लिए, क्रिस्पर कैसिनो 9 की खोज के लिए। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डुडना द्वारा विकसित क्रिस्पर केस 9, ये पूछा किसने खोजा है? एक जेनेटिक सीजर है, यानी कि आनुवांशिक कैंची है। इसका उपयोग जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है या उसको काटा जा सकता है। तो क्रिस्पर केस 9 क्या, अगर आपसे पूछे तो एक प्रकार की जेनेटिक सीजर है, एक कैंची है जो डीएनए की काट छांट करने के लिए बनाया गया। इस क्रिस्पर केस जो एक प्रकार का जो सीजर है, इसकी खोज कहाँ की गई थी? तो चारपेंटियर जो है एक बैक्टीरिया है जो मनुष्य में बहुत घातक बीमारी उत्पन्न करता है, स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेंस पर रिसर्च कर रहे थे, जो मनुष्य पर काफी नुकसान पहुंचाता है। उसी के अध्ययन करते समय इन्होंने एक अज्ञात मॉलिक्यूल ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए की खोज की थी। ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए की इन्होंने खोज की। मतलब इन्होंने ये जो है वो बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, उसी समय इनको जो है वहां पर इस प्रकार का जो है वो एक प्रकार का केमिकल मॉलिक्यूल मिला। उसका नाम इन्होंने क्या कहा? ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए नाम दिया था। तो ट्रांस TRA, इसका नाम क्या है? ट्रांस एक्टिवेटिंग, ट्रांस एक्टिवेटिंग। CR का नाम क्या है? क्रिस्पर और RNA। तो ट्रांस क्रिस्पर
ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए की खोज कहाँ की गई थी? स्ट्रेप्टोकाकस प्योजेंस नामक बैक्टीरिया के रिसर्च के समय की गई थी। स्ट्रेप्टोकाकस प्योजेंस जो होते हैं इनको आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टोकाकस प्योजेंस जो होते हैं ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकाकस होते हैं। ये एक प्रकार के कॉकस का मतलब होता है कि ये क्या होंगे, राउंड शेप होंगे, और ये जो है इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक जंजीर के रूप में या एक माला के रूप में ऐसे इनका ग्रोथ होती है, और ये मनुष्य में संक्रमण फैलाते हैं, ये कॉकस कहलाते हैं। इस स्ट्रेप्टोकाकस प्योजन से फेरिंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, स्कारलेट फीवर हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, इरिसिपेल्स हो सकता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकाकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस हो सकता है, मायोनिक्रोसिस हो सकता है, लिम्फेनाइटिस हो सकता है। तो ये सारे डिजीज हो सकते हैं, इससे काफी खतरनाक बैक्टीरिया ये है। इसी में जो है वो उन्होंने ट्रांस एटिंग क्रिस्पर आरएनए की खोज की। ये ध्यान रखिएगा, इसी की खोज, इसी के अध्ययन के समय उन्होंने की थी। तो ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए जो है वो मॉलिक्यूलर साइंस में ये एक प्रकार का क्या है, छोटा ट्रांस एनकोडेड आरएनए होता है, यानी कि आरएनए को ट्रांस एनकोडेड आरएनए है। ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए क्या है, तो एक छोटा सा ट्रांस एनकोडेड आरएनए होता है, और इसकी खोज पहली बार मानव रोगजनक यानी कि मानव बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकाकस प्योजेंस की खोज के समय की गई थी। और इसका कार्य के से पता चला कि ट्राक्सीआर आरएनए जो है बैक्टीरिया की प्राचीन प्रतिरक्षण प्रणाली क्रिस्पर केस 19 का हिस्सा थी। यानी कि क्रिस्पर केस 19 जो एक प्रकार का जो आपका जेनेटिक सीजर था उसी का एक हिस्सा है, जो डीएनए को काटने के लिए डीएनए को काट देती है, और उससे क्या हो जाता है, वायरस ग्रोथ रुक जाती है। जिस पॉइंट पर वायरस का डीएनए जो होता है, ये वायरस के क्या कर सकता है, जो आपका वायरस है, वायरस के डीएनए को ये क्या कर देता है, कट कर देता है। जब वायरस के डीएनए को कट कर देगा तो वायरस की निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उस प्रकार से क्या करता है, अपने शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करता है, और ये पाया गया कि ये क्रिस्पर केस 19 का ही एक हिस्सा है। तो ये ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए क्या है, ये क्रिस्पर केस 9 का हिस्सा है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलपमेंट करने का काम करता है। ये वायरस के डीएनए को कट कर देता है, जिससे कि वायरस इनएक्टिव हो जाता है और उसका इन्फेक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता। इसकी खोज जो है उन्होंने 2011 में की थी, और इसके लिए नोबेल प्राइज उनको मिला है 2020 में। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मोटे तौर पे अगर मोटे तौर पे कहा जाए कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो आप बताएंगे कि जीन एडिटिंग के लिए, जीन एडिटिंग में डीएनए के काट छांट के लिए, डीएनए की काट छांट के लिए जेनेटिक सीजर होते हैं, कैस्पर केस 9 होता है, उसी का एक पार्ट है ट्रांस एक्टिवेटेड क्रिस्पर आरएनए, जो एक क्या है, आपका छोटा सा ट्रांस इनकोडेड आरएनए है। ये वायरस जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकाकस प्योजेंस बैक्टीरिया में इसकी खोज की गई थी। ये वायरस के डीएनए को कट कर देता है, जिससे कि वायरस अपनी ग्रोथ को रोक देता है और बैक्टीरिया अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। तो इसका उपयोग हम किसी भी डीएनए को काटने के लिए कर सकते हैं। तो ये एक क्रांतिकारी खोज है, और चिकित्सा के क्षेत्र में कहें या बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में कहें,
या लाइफ साइंस के क्षेत्र में कहें, एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का ये कार्य कर रहा है। इसका काफी बड़ा अब उपयोग भी हो रहा है। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसलिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2011 में से ही इन्होंने जेनिफर एवं डेडोना के साथ संयुक्त रूप से इस तकनीक पर कार्य किया, जो एक अनुभवी बायोकेमिस्ट विशेषज्ञ हैं। तो दोनों लोगों मिलकर काम किया। 2011 से 12 के बाद से क्रिस्पर केस 9 जेनेटिक सीजर का उपयोग तेजी से बढ़ा है, और ये क्रिस्पर केस 19 को यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछ लिया था, ध्यान रखिएगा। क्रिस्पर केस 9 क्या है, तो क्वेश्चन था एक जेनेटिक सीजर है, उस समय काफी चर्चा में था। इसने बुनियादी अनुसंधान में कई महत्वपूर्ण खोजों में योगदान भी किया है। पौधों के शोधकर्ता ऐसी फसलें विकसित करने में सक्षम हुए हैं जो फंगस, इंसेक्ट और ड्रॉट का सामना कर सके। हमने ऐसी जीन एडिटिंग की है कि वो उसमें फंगस नहीं लगेंगे, उसमें कीट जो है उस पे नहीं लगेंगे, और सूखे क्षेत्र में भी क्या करेंगे, जहां पे कम पानी है वहां पर भी वो फसल उग सके। इस प्रकार के हमने क्या की है, जीन की एडिटिंग कर दी है। तो जीन एडिटिंग के लाभ भी हैं, और अगर उसको गलत तरीके से उपयोग किया गया तो मानव जाति के लिए एक खतरा भी है, मानव जाति का नाश भी कर सकता है ये। तो हमको इसका जो है वो एथिकल इशू भी देखना होगा जब भी हम कोई तकनीक का यूज करते हैं उसके लिए। इस तकनीक का जैव विज्ञान पर यानी कि लाइफ साइंस पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। चिकित्सा क्षेत्र में इस खोज पर आधारित नए कैंसर उपचारों के डायग्नोज करने के लिए और जेनेटिक डिजीज जो होती हैं उनको ठीक करने के लिए जो है वो इसका उपयोग आने समय में किया जाएगा, और शुरुआत भी इसकी हो गई। तो हम लोगों ने देखा फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला था, और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है वो 2 लोगों को मिला। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज था वो पेनरोज को दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए। जेंजेल और घेज को दिया गया था, जेंजेल और घेज को दिया गया था मिल्की वे गैलेक्सी और आपका जो ब्लैक होल के अनुसंधान के लिए दिया गया था। केमिस्ट्री में आपने देखा ये दिया गया था आपको जीन एडिटिंग के लिए, दोनों लोगों को दिया गया, जीन एडिटिंग के लिए दिया गया है। इसमें आप देखा इमैनुअल चारपेंटियर को और जेनिफर डेडोना को, दोनों को दिया गया, जीन एडिटिंग के लिए दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इमैनुअल चारपेंटियर को और आपको किसको, जेनिफर डेडोना को दिया गया है। ये आपसे पूछ सकता है। दूसरी चीज आपको जो तीसरी चीज आपको जाननी है वो ये है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। हार्वे जे अल्टर को दिया गया है, चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। ये देखिए, ये आपके हार्वे जे अल्टर हैं और ये चार्ल्स एम राइस हैं। ये दोनों जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक है दोनों, और बीच वाले जो आपके माइकल ह्यूटन हैं ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। तो 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को, तीनों लोगों को एक साथ जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए तीनों लोगों को एक साथ ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। 3 लोगों से ज्यादा किसी भी क्षेत्र में एक साथ एक वर्ष नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। एक सेक्टर में एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया सकता है, और अगर तीनों का काम एक है तो तीनों लोगों को प्राइज जो है वो 1/3 कर दिया जाता है, बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और अगर तीनों लोगों का एक विषय में काम नहीं है, अलग अलग विषय में है, तो
50-50 जो है वो क्या कर दिया जाता है, दो विषयों में अलग अलग 50-50% बांट दिया जाता है। जैसे आपने देखा फिजिक्स में जो इस बार दिया गया था, तो पेनरोज को 50% दिया गया क्योंकि उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है जनरल थ्योरी रिलेटिविटी के मैथमेटिकल मेथड को तैयार किया था। जबकि जेंजेल और घेस को 50% दिया गया ब्लैक होल और मिल्की वे के अध्ययन के लिए। लेकिन जब एक ही काम करते हैं तीन लोग, तो तीनों लोगों को 1/3 दे दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस ये अमेरिका के, और माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक है तीन। इनको 2020 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ये आपको ध्यान रखना, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इसका जो है वो, इसको हेप सी भी कहते हैं। 1982 में लाखों डीएनए नमूनों की जांच कर हेपेटाइटिस वायरस की खोज की गई थी। 1982 में जो है इसकी खोज की गई थी। 1982 में लाखों डीएनए नमूनों की जांच करके हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज की गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। हेपेटाइटिस जो होता है एग्जैक्टली वो है क्या? हेपेटाइटिस दो शब्दों से मिलकर के बना है, हेपेटिक प्लस आइटिस। हेपेटिक जो है वो लिवर शब्द से लिया गया है, लिवर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। यानी कि लिवर में जब सूजन आ जाती है तो उसको जो हम लोग क्या कह देते हैं, हेपेटाइटिस कह देते हैं। इस बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है, भूख का कम लगना, उल्टी होना, थकान महसूस होना, पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देना, त्वचा और आंखें पीली पड़ जाना, ये प्रमुख लक्षण है आपके हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस जो होते हैं वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और जी, ये इतने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं और सभी में लगभग एक ही प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया है तो लिवर को ज्यादा नुकसान होता है, उसमें लिवर सिरोसिस हो जाती है और लिवर कैंसर भी हो सकता है अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया है तो, लंबे समय तक अगर रहता है तो। हेपेटाइटिस का प्रमुख कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि वायरस का संक्रमण होता है, जिसमें जीवन के लिए जटिलताओं के विकास से पहले कुछ वर्षों तक बिना किसी लक्षण के संक्रमण रहता है। यानी कि बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी लक्षण के लंबे समय तक ये वायरस रहता है, कोई उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। इसके प्रमुख कारण अन्य कारण जो हो सकते हैं, संक्रमण के अलावा जो मेन कारण है इसके होने के, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकता है, और टॉक्सिक फूड हो सकता है, और वाइन, ज़्यादा शराब पीने से, विषाक्त पदार्थ खाने से, ड्रग्स लेने से, ज़्यादा मेडिसिन लेने से, और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी आपका हेपेटाइटिस हो सकता है। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये आपको ध्यान में रखना है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस वायरल हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है वायरल हेपेटाइटिस बीमारी की जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए। ये ध्यान रखिएगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान। हेपेटाइटिस सी क्या होता है, फ्लेवी वायरस फैमिली का होता है, ये याद रखिएगा। हेपेटाइटिस सी जो है वो किस फैमिली से आता है, ये फ्लेवी वायरस फैमिली का है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस भी कह देते हैं। जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है। और इसको वर्तमान में हेपेटाइटिस सी वायरस HCV के रूप में जाना जाता है। HCV का मतलब होता है हेपेटाइटिस सी वायरस। कहीं पर भी HCV लिखा हुआ है, इसका मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस की बात हो रही है। ये ब्लड
बॉन्ड डिजीज होता है, रक्त के संक्रमण से रोग होता है, यानी कि कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये रोग हो जाता है। किसी व्यक्ति को, जैसे आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन को हुआ था लिवर सिरोसिस। आज भी अमिताभ बच्चन का जो है लिवर सही से काम नहीं करता है, क्योंकि उनको जब उनको चोट लगी थी तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड दे दिया गया था जिसमें हेपेटाइटिस बी के सी के वायरस थे। उस समय इतनी ज्यादा जांच होती नहीं थी, तो हेपेटाइटिस सी वायरस उनके चला गया था और उनके लिवर को डैमेज कर दिया था। तो ब्लड बॉर्न डिजीज होता है ये, और ये सी रोग का कारण बनता है और ये यकृत को प्रभावित करता है। लीवर की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि इसमें रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी का लिवर 50% से ज्यादा भी डैमेज हो जाता है तो वो उसको रिकवर करने में वो सक्षम होता है। ये इसकी अच्छी तरह से उसकी जो है वो प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। WHO के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर लगभग 71 मिलियन लोगों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरल संक्रमण है। 71 मिलियन लोगों में क्रॉनिक, यानी कि उनमें कैंसर या लिवर सिरोसिस की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये आपको लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर विकसित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 2016 में विश्व स्तर पर लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस सी से हुई थी। तो 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु 2016 में ही हेपेटाइटिस सी से हो गई थी। तो इस पर काम करना एक कल्याणकारी काम था, लोगों की जान बचाना। इसीलिए 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया इसी के वायरस की खोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वायरस की खोज हो गई तो उसका डीएनए भी पढ़ा जा सकता है, और जब डीएनए पढ़ लिया जाएगा तो उसकी वैक्सीन का निर्माण, उसके लिए मेडिसिन का निर्माण भी किया सकता है, उसकी रोकथाम करने का भी हम काम कर सकते हैं। और इस प्रकार से लाखों लोगों की जान हम हर साल जो मृत्यु के आगोश चले जाते हैं उनको बचाने का काम इन लोगों ने किया जो वायरस की खोज की। इसीलिए इनको जो है बड़े काम के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया। खोज उसकी 1982 में की गई थी, इसको आपको ध्यान में रखना। इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोजों ने संवेदनशील रक्त परीक्षण को डिजाइन करने में मदद की है। इन तीनों ने जो खोज की है, इनसे ब्लड परीक्षण को डिजाइन करने की मदद ली है, और इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस का खतरा समाप्त हो जाएगा। ब्लड में हम वायरस की जांच कर लेंगे, तो ब्लड में ही अगर वायरस है तो हम उस ब्लड को नहीं चढ़ाएंगे। इससे दुनिया में सबसे ज्यादा जो हेपेटाइटिस सी होता था वो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता था, तो उस ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस का खतरा समाप्त हो गया है। तो ये एक कल्याणकारी काम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस सी का खतरा समाप्त हो गया है, ब्लड में हेपेटाइटिस वायरस की परीक्षण हो जाएगा। इसकी खोज से हेपेटाइटिस सी पर जो टारगेटेड एंटीवायरल ड्रग्स हैं उसको विकसित करने में मिलेगी, और ये संदेह नहीं है इसमें कोई भी कि दुनिया की आबादी में से वायरस के उन्मूलन की उम्मीद और बढ़ गई है। तो हम एक समय ऐसा आ सकता है कि इस वायरस को हम इरेडिकेट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस सी को पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये क्रांतिकारी काम तभी हो पाया जब इन लोगों ने क्या किया, इस वायरस की खोज की, उसके बाद ही हम इस काम को कर पाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। लगभग 40 मिलियन लोग क्रॉनिक रूप से हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होते हैं। हेपेटाइटिस बी भी खतरनाक होता है, और सी वायरस से 6 से 12 मिलियन लोग इन्फेक्टेड होते हैं। तो ज्यादा तो बी से ज्यादा होते हैं और सी से कम होते हैं, लेकिन बी ज्यादा खतरनाक होता है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखिएगा, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सी कंट्रोल प्रोग्राम ने हेपेटाइटिस सी को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है।
किसने रखा है? नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने। ये जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, ये दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी के निदान और उपचार करने का सबसे बड़ा प्रोग्राम भी है। हेप बी और हेप सी के डायग्नोज और क्योर करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। भारत में जो टीकाकरण किया जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें भी हेपेटाइटिस बी को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। कुल 12 वैक्सीन जो है वो रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं, जो निःशुल्क टीकाकरण प्रदान करते हैं। भारत में संक्रमण के लिए बी हेपेटाइटिस बी संक्रमण के लिए पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आधारित जो टीका बनाया था, वो हैदराबाद के सांता बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। सांता बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1901 से 2019 के बीच चिकित्सा क्षेत्र में कुल 110 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और उनमें से 219 लोगों को दिए गए हैं। यानी कि जब से नोबेल प्राइज दिया जाने लगा है, तब से लेकर के 2019 के बीच, अब 20 कर लीजिए, आप 2020 कर लीजिएगा, तो 3 और जोड़ दीजिए इसमें। 111 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और इसमें 3 और जोड़ लीजिए, 9, 10, 11, 12, 222 लोगों को अभी तक 2020 तक नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें 12 महिलाओं को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और 39 बार पुरस्कार सिर्फ एक विजेता को मिला है। 39 बार ये एक विजेता को मिला है, 33 बार 2 विजेताओं को मिला है और 39 बार 2020 को जोड़ दें तो 39 बार जो है ये 3 विजेताओं को पुरस्कार एक साथ मिला है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर ये पुरस्कार 2 अलग अलग कामों के लिए दिया जाता है तो पुरस्कार की राशि उन दोनों कामों में बराबर बांटी जाती है। जैसे इसी वर्ष की बात की जाए तो आप देखेंगे पेनरोज को, जेंजल और घेल्स को, इनमें से पेनरोज को 50% दिया गया है। किस काम के लिए? अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैथमेटिकल मैथड तैयार करने के लिए। जेंजल और घेस को दिया गया है ब्लैक होल और क्या कहते हैं उसके लिए, मिल्की वे गैलेक्सी की अध्ययन के लिए। एक ही काम के लिए एक से ज्यादा लोगों को पुरस्कार दिए जाने पर पुरस्कार की राशि विजेताओं में बराबर बांट दी जाती। जैसे मेडिकल साइंस में इस बार 3 लोगों को एक ही काम के लिए दिया गया है, या केमिस्ट्री में आप देखेंगे 2 लोगों को एक ही काम के लिए दिया गया है, तो उसमें पुरस्कार बराबर 3 लोगों में या 2 लोगों में बांट दी जाएगी। और कभी भी 3 से ज्यादा लोगों को एक साल में एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कभी भी 3 से ज्यादा लोगों को एक साल में एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग संक्षिप्त रूप से यहाँ पर देखने का काम करते हैं। 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। पेनरोज को, जेंजल को और घेस को। पेनरोज को दिया गया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन पर काम करने के लिए मैथमेटिकल मेथड तैयार किया है। जेंजल और घेस को दिया गया है ब्लैक होल और मिल्की वे गैलेक्सी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री का जो दिया गया है इस बार का,
नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, सॉरी 2 लोगों को दिया गया है। इमैनुअल कारपेंटियर को दिया गया है और जेनिफर डॉर्ना को दिया गया है। इन लोगों को दिया गया है किस लिए? जीन एडिटिंग के लिए दिया गया है, जीन एडिटिंग के लिए दिया गया है और मेडिकल में या फिजियोलॉजी में भी 3 लोगों को लिए दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है। हार्वे जे अल्टर को, हार्वे जे अल्टर को, चार्ल्स एम राइस को, ये दोनों अमेरिका के हैं, ये दोनों अमेरिका के हैं। और माइकल हॉक्टन, ये आपके ब्रिटेन के हैं। इन तीनों को दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इम्पोर्टेंट था ये, फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री में भी। तो 3 लोगों को फिजिक्स में, 2 लोगों को केमिस्ट्री में और 3 लोगों को जो है वो मेडिकल साइंस में दिया गया है। मेडिकल साइंस में हेपेटाइटिस सी के लिए, केमिस्ट्री में जीन एडिटिंग के लिए और फिजिक्स में 2 कामों के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए और ब्लैक होल और मिल्की वे के अध्ययन के लिए दिया गया। जी आपको ध्यान रखना। तो ये आज का हमारा सेशन था, इसमें से यूपीएससी में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है unacademy_सुदीप श्रीवास्तव, इससे आप जुड़ जाएंगे जिससे कि आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये हमारा रेफरल कोड है SS01, इसको अगर आप इससे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 6 दिसंबर को जो कॉम्बैट स्टार्ट हुआ है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बेहतरीन क्वेश्चंस, टाइम की पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट और आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपको अपना इवैल्यूएशन करने के साथ साथ बहुत बेहतरीन जो है वो अमेजिंग प्राइस आपको मिलने वाले हैं। लैपटॉप, आईफोन, एप्पल का लैपटॉप मिलेगा और 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा सभी 100 रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको रेफरल कोड SS01 डालना है और आप उसको खेल सकते हैं। ये अल्टरनेट संडे को होगा, 6 तारीख को हुआ था, अब ये नेक्स्ट 20 तारीख को होगा, 20 दिसंबर को होगा और इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग में 11 बजे से। तो इसको जो है इसमें भाग लेना मत भूले और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज का सेशन देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।